सर ये जो सेक्शन ए में आने की वजह से जो टीचर्स मुझे एनरोल नहीं कर पाए हैं, सर हाँ, उनको उनको मुझे पर्सनली सर टेक्स्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मैसेज सारे फैकल्टीज को भी फॉरवर्ड किया गया है। जी। लाइक जैसे मैंने आपको इनरोल कर दिया था, वैसे मैसेज आया था, ठीक है। ये सर तो एक्चुअली मोस्ट 2 क्विज छूट गई मेरी, क्योंकि मैम ने मेरे को एनरोल नहीं किया था। कोई बात नहीं, आप मैम को इन्फॉर्म कर दो, वो आपको ऐड कर देंगी, कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि सारे क्विज कंसीडर नहीं होते। अब डिपेंड करता है, जैसे मैं 8 कंसीडर करता हूँ, बहुत लोग हो सकता है 10, लेकिन इनफ क्विज हो जाते हैं, ठीक है। तो जी। पैनिक मत होइए। और आपकी फॉल्ट नहीं है, अगर लेट से आया तो मैम को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, हो जाएगा। जी सर। ओके, पीपीटी सभी को विजुअल हो रही है ना? यस सर। फाइन। तो टुडे विल स्टार्ट अच्छा, जिन लोगों को क्लास की लिंक नहीं गई है, वो लोग वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर दे अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि मैंने मूडल पे जो ईमेल आईडी दी गई है आप लोगों की, उसी से मैंने मेल सेंड किया है। सो एक्चुअली मैं बार बार एंट्री नहीं देता, लिंक आपको सेंड हो जाएगी, परमिशन ग्रांट हो जाएगी, इसलिए अगर जिसको भी क्लास की लिंक नहीं मिली है वो व्हाट्सअप कर दे मुझे अपना ईमेल आईडी, वर्किंग ईमेल आईडी। Okay, fine. So let us start. So in your syllabus, it is not directly mentioned coordinate system. अगर आप अपने सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस में कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन अगर जब आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कहीं पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉपिक मेंशन नहीं है। डाइवर्जेंस, कर्व, ये सब मेंशन है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं मेंशन है। लेकिन जब आप इस डाइवर्जेंस, कर्व, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। सो इट्स क्वाइट गुड प्रैक्टिस टू गेट द आइडिया अबाउट 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो आई थिंक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सभी ने पढ़ लिया है। एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर, sir. ऑडिबल। फाइन। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं एक्चुअली वो ऑर्थोगोनल होते हैं।
So what is the meaning of orthogonal system? So orthogonal system is a system in which coordinate axes are mutually perpendicular. Like अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जो आपकी जी एक्सिस जेड एक्सिस होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मींस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, वाई और जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, इसी तरह से जेड और एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें जो आप लोग फैमिलियर हो, all the three axes, that is x axis, y axis and z axis, all these three axes are mutually perpendicular. Mutually perpendicular मतलब हर दो के बीच में 90 डिग्री, x y के बीच में 90 डिग्री, y z के बीच में 90 डिग्री, z और x के बीच में 90 डिग्री। इसीलिए जब भी आप उसको प्लॉट करते हो कुछ इस तरह से प्लॉट करते हो, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो z और x के बीच में 90 डिग्री होता है, z और y के बीच में 90 डिग्री होता है, x और y के बीच में 90 डिग्री होता है। ओके, सो ये तो रही बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लेकिन कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच ऑल द थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो तीन एक्सेस होंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलेंगे, क्योंकि हम खाली 3 डायमेंशन टारगेट कर रहे हैं। वी आर टारगेटिंग ओनली 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाता है, तो हर एक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग हम एक एक्सेस बोलेंगे। स्पेस में 3 डायमेंशन जब हम यूज करते हैं तो मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करने के लिए मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें। एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सिस, उन जो 3 कोऑर्डिनेट है उनके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस होती है दैट आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें तीनों एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाती हो, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सो द क्वेश्चन इज, नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है? सो नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम पॉसिबल है बट दे आर नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस, क्योंकि जब नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं तो दे लैक्स सिमेट्री, इनमें सिमेट्री की काफ़ी हद तक कमी होती है, जिसकी वजह से मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो है क्वाइट टिपिकल हो जाए, मतलब काफ़ी टफ हो जाता है। तो हमारा टारगेट है, हम किसी चीज़ को ईजी करना चाहते हैं, नॉट द टफ। हमें किसी चीज़ को टफ नहीं करना, उसे ईजी करना है। So that is why non-orthogonal coordinate system are not used in practice generally. तो जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे वो क्या होते हैं, आपके ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आपके यूज होते हैं। अब तो बात ये आगे की, ठीक है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना होगा, आप सभी को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन क्या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होती है या और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है? सो हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं जब भी बोलूँगा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो हमारी जेड एक्सिस है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो चाहे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, बोथ आर द सेम। ठीक है, अब दूसरी बात आती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले किसी ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सुना है? ओके फाइन, तो अगर सुना है तो अच्छी बात है। सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन और स्फेरिकल, ये तीन चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपके एएमपी में थ्रू आउट द एंटायर कोर्स ये तीनों यूज होंगी, तो इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच आर पॉसिबल आर, पहला कोनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखें तो जो नाम दिया गया है ना, वो नाम एक्चुअली क्या शेप बनता है उससे दिया गया है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली एक सिलेंडर को बेसिस मान के कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। कैसे किया गया मैं आपको बता देता हूँ अभी।
कंसेक्यूटिव लेक्चर, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक सिलेंडर को हम रेफरेंस लेते हैं, एक रेफरेंस सिलेंडर होता है जिसके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट को डिसाइड करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये सिलेंडर ना हो के एक स्फीयर हो जाए तो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फीयर में हो के अगर एक कोन हो जाए, कोन आप सभी को पता होगा कोन, तो स्फीयर में हो के अगर एक कोन हो जाए तो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज कोनिकल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर और अदर आते हैं इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक सिलेंड्रिकल, प्रोलेट स्फेरॉइडल और ऑब्लेट स्फेरॉइडल। बात ये आती है कि इलिप्टिकल सिलेंडर और पैराबोलिक सिलेंडर डिफरेंस क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मेरे पास जनरली जो आप स्फीयर अभी तक जो सिलेंडर आप देखते आए हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का शेप क्या होता है तो क्या होता है? सर्कल। सर्कल होता है। यस सर। ओके फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर उसका शेप सर्कल होता है तो हम उसे बोलते हैं नॉर्मल एक सिलेंडर, इसे हम उसे बोल सकते हैं, और रेक्टिफाई बोले तो स्फेरिकल सिलेंडर या सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिलेंडर बोल सकते हैं। इमेजिन करिए अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक इलिप्स के फॉर्म में हो, यानी इमेजिन आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसे आप डिफॉर्म कर दो, अगर उसे कट करो तो इलिप्स का शेप बन के आता है, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी इलिप्स होगी, ठीक है, और अगर हम इसको कट करेंगे और क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो एक इलिप्स का शेप मिलेगा हमें। एक आपका ऐसा होगा, अगर हम तीन डिफरेंट देखें, अगर जैसे हम बोले कि नॉर्मल जो सिलेंड्रिकल की बात करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सर्कल होता है, क्रॉस सेक्शन ये ऊपर का टॉप का जो क्रॉस सेक्शन जिसे हम कट करते हैं स्लाइस, अगर यही चीज हमें एक इलिप्स के फॉर्म में मिले, सर मेजर माइनर एक्सिस सर्कल में इक्वल हो जाता है, इसमें अलग अलग रहते हैं अलग तो अलग रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो इट इज नॉर्मल सिलेंडर और वी कैन से सर्कुलर सिलेंडर। अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो इलिप्स के फॉर्म का है तो दैट इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल सिलेंडर, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को, इस टाइप के इलिप्टिकल सिलेंडर को अगर हम रेफरेंस लेते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टैब्लिश करें तो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से वही बात, अगर वो पैराबोलिक हो, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो वो पैराबोलिक कुछ समथिंग निकल कर आए तो सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब आता है प्रोलेट स्फेरॉइडल और ऑब्लेट स्फेरॉइडल। प्रोलेट स्फेरॉइडल और ऑब्लेट स्फेरॉइडल, उसमें होता क्या है, आपको एक पैराबोला लेना है, एक पैराबोला लीजिए, उस पैराबोला को आप रोटेट कराएंगे, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ आपको इमेजिन कराने की। समथिंग लाइक दिस। आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि एक वायर है जो बेंड कर दिया गया है पैराबोला के फॉर्म में, ओके। इसमें दो एक्सिस है, एक आपकी है परपेंडिकुलर एक्सिस और एक है जो फोकस से पास होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस हम मान लेते हैं 1 और दूसरी एक्सिस 2 जो फोकस से पास होती है। अब एक बात बताओ, एक्सिस 2 इस तरह से है और पैराबोला, मान लो आपके पास दो बेंड वायर है, अगर उस बेंड वायर को हम जो एक्सिस 2 है ऑरिजेंटल उसके अराउंड रोटेट कर दें, उसके अराउंड रोटेट करें, ठीक है, तो हमें एक सिलेंडर फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, अंदर इस तरह से शेप होगा। कैन यू इमेजिन? यस सर। तो इस तरह से दो बेंड वायर है अपोजिट में, उनके टॉप ऐसे टिप को पकड़िए आप, दोनों वायर दोनों साइड,
ठीक है, और उसे एक्सिस 2 के अबाउट रोटेट करिए तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोलेट स्फेरॉइडल। लेकिन अगर इसी वायर को अगर हम रोटेट कर दें एक्सिस 1 के अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइडल। नहीं, अगर इमेजिन हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज आपको ये चीज मतलब थ्रूआउट द सिलेबस नहीं करना है इस पे काम। बस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ कि प्रोलेट स्फेरॉइडल और ऑब्लेट स्फेरॉइडल, तो अगर एक्सिस 2 के अबाउट स्ट्रक्चर को रोटेट करोगे तो दैट इज नथिंग बट प्रोलेट, और 1 के अबाउट करोगे तो ऑब्लेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपका क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर किसी को कोई डाउट है, यू मे आस्क। सर ये जो आपने बताया ये हाइपरबोला नहीं है? हाँ सर ये हाइपरबोला नहीं है? किसमें आप बोल रहे हो? सर जो पिछला वाला आपने बताया था। Sorry, yeah, thank you beta, that is let me correct it, very thank you, it's a hyperbola not the parabolic। स्पोराइडल स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो हाइपरबोला से क्रिएट होता है, थैंक यू। ओके, बट स्ट्रक्चर वही है आपका, जो वायर टू बेंड है हाइपरबोलिक, दैट इज नॉट अ स्पोराइडल स्ट्रक्चर, आपका हाइपरबोलिक क्रिएट होता है। हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर को अगर आप रोटेट करोगे अराउंड द एक्सिस 1 तो आपका प्रोलेट बनेगा, एक्सिस 2 के अबाउट रोटेट करोगे तो स्पोरेट बनेगा। आप चाहो और भी इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया है बेटा, दैट इज पैराबोला नॉट द हाइपरबोला। ओके, क्या चीज? हाँ, क्या देना है? एक शीट बना के जो, ठीक है ठीक है, मैं हाँ हाँ, ओके, हाँ हेलो, सो ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। फाइन। बाकी जो मैंने अभी ग्राफ बनाया दैट इज पैराबोला नॉट द हाइपरबोला। ओके, now rectangular coordinate system, so I think all of you know what is rectangular coordinate system। एक चीज जो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डील करो, चाहे रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो, एक चीज माइंड में जरूर रखना है आपको, राइट हैंड थंब रूल। चलो मैं अगर इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ तो कैन यू टेल मी विच शुड बी वाई एक्सिस? इन दोनों में से वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? सर राइट साइड वाला। दिस वन और Yes, दिस sir. वन? दिस वन? यस सर। ओके फाइन, सो लेट मी क्लियर इट, वेरी गुड। लेकिन अगर आप में से किसी को ना पता हो तो आप सबसे पहले क्या काम करो ना, अपना राइट हैंड जो है, ये जो फिंगर्स होती है इन्हें देखो, आप किसी को भी एक्स एक्सिस मान सकते हो फ्री स्टार्ट में। आप किसी को भी एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, जिसे भी एक्स एक्सिस एज्यूम किया है ना, उस डायरेक्शन में आप अपनी इन फिंगर्स को करिए। ठीक है, इन फिंगर्स को करिए और इस फिंगर्स को रोटेट करिए इस तरह से। मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लेन दे रखा है, अगर मैं आपको ये प्लेन देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ इस प्लेन में इसको ओरिजिन मानते हुए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना है, तो सबसे पहले जो मेरे लिए इजी टास्क होगा, मैं दो लाइन इस तरह से खींचूंगा। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने इसे एक्स एक्सिस कंसीडर किया, इसे वाई एक्सिस कंसीडर किया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जेड एक्सिस को फाइंड आउट करने में कि जेड एक्सिस ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने बोला ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक्स और वाई डिफाइन कर दिया, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। अब क्वेश्चन ये है कि जो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, उसके लिए दो ही पॉसिबल आपके पास डायरेक्शन हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्योंकि इन्हीं दोनों केस में तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बन पाएगा। तो हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस? जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करोगे? एक्स एक्सिस जो है वहां पर आप अपने जो फिंगर्स हैं उनको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करिए और फिर फिंगर्स को रोटेट करिए एक्स से वाई एक्सिस की तरफ, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट इज जेड एक्सिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर एक टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट ही है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ही है, अभी मैं आगे आपको वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है।
तो आप एक्स एक्सिस की तरफ अपने फिंगर्स को रखिए और उसे रोटेट करिए। राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स एक्सिस की तरफ रखिए, उसके बाद उसे वाई की तरफ रोटेट करिए। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज जेड एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं इसको y कंसीडर करूं और इसको x कंसीडर करूं, ठीक है। तो अब मुझे अगर असाइन करेंगे तो x एक्सिस इस तरफ है और y ऐसे रोटेट करेंगे तो फिंगर नीचे की तरफ जाएगा, मतलब z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस नीचे की तरफ होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके फाइन। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब मैं वेक्टर असाइन करूंगा, यूनिट वेक्टर आप सभी को पता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ यूनिट वेक्टर? दे ओनली प्रोवाइड द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होती है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, उन्हें हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। उनका काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है कि डायरेक्शन बताना। दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका बना हुआ है ये, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो अभी मेरे पास जो मुझे सामने से दिख रहे हैं 3 डायरेक्शन, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं। अभी जो इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मुझे 3 विजिबल डायरेक्शन दिख रहे हैं दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ये मेरे रेफरेंस डायरेक्शन हुए। अगर मैं कोई पॉइंट पूछूं यहाँ पर क्या है वाई जेड प्लेन में, तो आप कैसे कहोगे? वाई एक्सिस के अलोंग इतना चलना है आपको, फिर जेड एक्सिस के अलोंग इतना चलोगे तो आप पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रेफरेंस लेते हैं। तो इन जो रेफरेंस डायरेक्शन है इनके लिए हम 3 यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं। दीज आर नथिंग बट रिटन एज यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड। बुक में लिखने के कई तरीके होंगे, कई जगह बुक में सीधे लिख देते हैं ऐसे एक्स कैप, वाई कैप, सी कैप। यू मे ऑल्सो राइट एज ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ और एग्जाम में भी आपको ऐसे दूंगा, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन में आपको इस तरह से मिलेगा तो समझ जाइएगा ये मैं यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ। सोल्यूशन में आप एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी लिखोगे देन इट्स ओके, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हो। तो यूनिट वेक्टर जब होता है तो यूनिट वेक्टर को हम कैप, टॉप पे उसको हैट लगाते हैं या कैप बोलते हैं। तो दैट विल डिफाइन 2 चीजें। अगर मैं ऐसे लिखूं और एक चीज ऐसे लिखता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज नथिंग बट द वेक्टर हैविंग सम मैग्नीट्यूड विच इज डिफर फ्रॉम यूनिटी। ये वेक्टर ax क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के अलावा कुछ और हो सकता है। मे बी 1 से कम हो, 1 से ज्यादा हो, लेकिन 1 नहीं होगा। अगर मैं इसी के ऊपर हैट लगा देता हूँ तो ये बताता है वेक्टर ax है जो कि मेरा यूनिट वेक्टर है, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। समझ में आया डिफरेंस दोनों सभी को? यस सर। Fine. So this is the unit vector. The job of the unit vector is to provide the direction. तो x एक्सिस के along unit vector ax होगा, y के along ay और z के along az होगा। These are the unit vectors. Now, अब आपको ये चीज तो आई थिंक क्लियर ही होगी कि पॉइंट को कैसे आप दिखाओगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आई थिंक इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगर मुझे शो करना है पॉइंट को, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज, अब मैं एक्स वाई नहीं लिखूंगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई एंड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बस ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड। क्रॉस प्रोडक्ट में ये आपको डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करेगा। अगर मैं x क्रॉस y, यूनिट वेक्टर ax क्रॉस यूनिट वेक्टर ay करूं तो बच क्या रहा है? az। तो जो रिजल्ट आएगा वो az होगा। कहने का मतलब यूनिट वेक्टर ax क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ay, इट विल लीड यूनिट वेक्टर az। x से y मूव करोगे, z बच रहा है यूनिट वेक्टर az। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं ay का az के साथ, याद रखना इसी सीक्वेंस में चलो, आप x का y के साथ लोगे तो यूनिट वेक्टर az मिलेगा, y का z के साथ लोगे तो क्या लेफ्ट बच रहा है आपका? ax। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर ay
cross unit vector az is nothing but unit vector as, not minus. तीसरी चीज है, अगर मैं अब साइकिल से चलो x से y, y से z एंड देन z से x, तो ये चीज है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर az क्रॉस यूनिट वेक्टर ax करूं तो क्या बचेगा आपका यूनिट वेक्टर ay. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अभी आपको ये चीज जो है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपका सारा डाइवर्जेंस में भी यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा ये आपका यूनिट नंबर 4 और 5 पे, जब आपको वेव प्रोपिगेशन पे, जब आपको वेव की डायरेक्शन निकालनी होगी और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में कंफ्यूज हुए तो सीधे सीधे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यहाँ इसलिए आपको तीसरी मार्क्स मिल सकते हैं, वहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो डायरेक्शन हमेशा साइक्लिक चलिएगा। साइक्लिक कैसे? x से y, y से z, z से x। इसके उल्टा अगर है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया यूनिट वेक्टर ए वाई क्रॉस यूनिट वेक्टर ए एक्स, व्हाट इज द रिजल्ट? देखो x से y जा रहे हो तो z बच रहा है, y से x जाओगे, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इट शुड बी माइनस ए जेड। आप चाहो तो आप वेक्टर से जैसे भी करना चाहते हो क्रॉस चेक कर सकते हो। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। फाइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव टू डिसाइड द पॉइंट, पॉइंट को कैसे लिखोगे? एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज माई ओरिजिन। इसका मतलब ये जो है ये एक्स एक्सिस है आपकी, अगर यूनिट वेक्टर एस लिखता हूँ दैट इज माई वाई एक्सिस, जिसे मैं वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर वाई एंड दैट इज जेड एक्सिस। ओके, एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट स्पेस में कहीं यहाँ पर है। मैं पूछता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिला हूँ, दिस वन, चलो 5 मिनट ऐसे कर लेते हैं। This is the point. Now you need to tell me how to write the vector pointing this one. ये जो वेक्टर है, सर कंपोनेंट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन लेते हैं, तो आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इस वन पहले सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लिया तो कुछ एक पॉइंट ये मिला। फर्दर इस पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, along the x axis and along the y axis। ठीक है, तो मैंने इसे x एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, y एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस मेरी निकल कर आ रही है, दिस इज लेट अस सपोज ax। ठीक है, और जो ये मेरी प्रोजेक्शन यहाँ पर ये प्रोजेक्शन निकल कर आया है दैट इज लेंथ ay, और ये जो पूरी वर्टिकल लेंथ निकल कर आ रही है ये वाली लेंथ दैट इज az। मतलब इस प्लेन में अगर हम देखें प्रोजेक्ट किया तो ओरिजिन से ax डिस्टेंस पे ये पॉइंट आता है, y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से ay डिस्टेंस पे, और z एक्सिस के लॉन्ग ये az पे आता है। ओके, सो हाउ टू राइट दिस वेक्टर, इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वेक्टर को कैपिटल ax into ax cap ax into ax cap plus capital ay into ay cap ay cap plus capital az into az cap। ओके, वेरी गुड, az cap।
So can I say, अगर ये हम बोले वेक्टर p पोजीशन, so this is vector p is equal to this one. So can I say this is the vector p which is denoting the location of point A in Cartesian coordinate system. ठीक है, अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहें, जैसा आपने बताया, इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो ये क्या बताता है? ये बताता है, अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर ax के अलोंग हमें कैपिटल ax डिस्टेंस मूव करना होगा, उसके बाद यूनिट वेक्टर ay के अलोंग इस पॉइंट से, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओरिजिन से यूनिट वेक्टर ax के अलोंग आप कैपिटल ax डिस्टेंस मूव करोगे और आप पहुंच जाओगे लोकेशन 1 पे। उसके बाद आप यूनिट वेक्टर ay के अलोंग कैपिटल ay डिस्टेंस मूव करोगे लोकेशन 1 से, आप पहुंच जाओगे लोकेशन 2 पे। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट वेक्टर az के अलोंग कैपिटल az डिस्टेंस मूव करोगे पॉइंट नंबर 2 से, पोजीशन नंबर 2 से, तो आप पहुंच जाओगे पोजीशन नंबर 3 और आप देखोगे दैट इज नथिंग बट पॉइंट K। ओके, so this is the Cartesian coordinate system. Now अगर मुझे फाइंड आउट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ डिफाइन द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको वेक्टर ए का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर ax ay az उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगर कोऑर्डिनेट, अगर देखो मैं किसी चीज का कोऑर्डिनेट पूछता हूँ आपसे, तो क्या उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे मुझे सीधे पता चल जाएगा कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट से नो डाउट उसका लोकेशन हमें पता चलता है, लेकिन डायरेक्शन पूछना है, डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि वहां पर उसकी किस डायरेक्शन में है। So it means what you need to do, you need to find out position vector, unit vector along vector p. वेक्टर p हमने कैलकुलेट किया जो ओरिजिन से पॉइंट A की तरफ पॉइंटेड है, लेकिन इस वेक्टर p में इंफॉर्मेशन दो है, एक तो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन इस पूरी मैग्नीट्यूड का है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन। अगर आप मुझे रिजल्ट में ये वेक्टर p देते हो, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आई वांट ओनली डायरेक्शन एंड यू आर गिविंग मी टू इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर p के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने वेक्टर p कैलकुलेट किया तो यूनिट वेक्टर p इज नथिंग बट वेक्टर p डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर p। ओके, जब आप ये चीज करोगे ना तो इट विल गिव यूनिट वेक्टर। ये चीज किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होल्ड करेगी, माइंड में रखिएगा, चाहे कार्टेशियन हो, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ऑब्लेट, रोलेट, कोई सा भी हो, सब में वैलिड है ये। यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो ना, तो नथिंग, आपको करना क्या, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मॉडुलस वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से। मतलब यहाँ पर क्या करोगे, यूनिट वेक्टर p कैलकुलेट करने के लिए इस वेक्टर p को डिवाइड कर दोगे अंडर रूट कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल ay स्क्वायर प्लस कैपिटल az स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। फाइन, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और बाकी जो कर्ल डाइवर्जेंस आएगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर मैं एक कॉमन आपको एक शीट दूंगा, टेबल दूंगा, जिसे आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो वो माइंड में रखिएगा क्योंकि बुक्स में नहीं है वो चीज़। तो लेट अस सी, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको बेटा पहले भी बोला था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सिलेंडर को रेफरेंस लेके चलेंगे हमेशा, बोला था। यस सर। let me make it row। अच्छा, कहीं कहीं पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r phi z यूज करेंगे, कहीं पर रो phi z यूज करेंगे। मतलब जो r है, r को रो भी बोल सकते हैं, a b c d कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। पहचानोगे कैसे? जब सिलेंड्रिकल कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप पहचानोगे कैसे कि स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मैं जो स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ रो phi z बोल के चलता हूँ। हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो एक सिलेंडर को रेफरेंस लेके बना हो। अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि
मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, मुझे एक सिलेंडर ट्रेस करना है। एकदम बेसिक से चलते हैं, मुझे एक सिलेंडर ट्रेस करना है तो कैसे करूंगा मैं? आप लोग सर साइड पहले रेडियस लेंगे, फिर ओके थीटा से रोटेट करेंगे, फिर उसको हाइट से अप ले जाएंगे। ओके गुड। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अगर आपसे पूछा जाता है, मैं आपसे कहता हूं कि चलो मुझे एक सिलेंडर बनाना है, उस सिलेंडर की हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल h है और उसकी जो रेडियस है वो रो है। एक सिलेंडर बनाना है, उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो रो है और उसकी जो हाइट है वो h है। आप एक सिलेंडर बना दो ऐसा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप शुरू करोगे, मान लो एक्स एक्सिस पे रो डिस्टेंस मूव कर जाओगे, ओरिजिन से रो डिस्टेंस मूव करोगे और इसे पूरा रोटेट करते हुए एक सर्कल बना दोगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलाउंग रो डिस्टेंस पे मूव करोगे, उसके बाद ओरिजिन को फिक्स रखते हुए इस रो लेंथ का जो वायर है उसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दोगे। तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बेटा? सर्कल। सर्कल बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। थोड़ा सा ध्यान से बताना, सर्कल बनेगा कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा पूरा। मैं ये एक पेन ले रहा हूँ, ये एक पेन लेता हूँ, हाइट इंक्लूड कर रहे हैं। हाइट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सुनो, ओरिजिन सभी को ये पेन दिख रहा है कैमरे में? यस सर। चलो मान लो यहाँ पर ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया आपको एक स्फीयर बनाना है, एक सॉरी सिलेंडर बनाना है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले देखोगे कि कितने रेडियस का आपको सिलेंडर बनाना है। क्वेश्चन में मैंने दिया रो लेंथ का, रो रेडियस का। तो ओरिजिन से रो लेंथ का एक वायर ले लिए, एक वायर, ये वायर। अब क्या करोगे, ओरिजिन को फिक्स रखोगे, इस वायर को जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दोगे। तो बेटा बताओ कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा? रिंग रिंग हाँ, रिंग या डिस्क। एक करके बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो। डिस्क, ओके गुड, दैट विल फॉर्म द डिस्क। ओके, देखो अगर मैं बोलता कि इस पेन का जो टिप है वो क्या स्ट्रक्चर ट्रेस करेगा, या इस पेन का टिप का लोकस क्या होगा, आप बोल दो सर्कल। लेकिन मैंने बोला कि क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो ये पूरी बॉडी ट्रेस करेगी, तो दैट इज दिस। बट ठीक है, दोनों लोग का आंसर सही है। मैं, मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा था, अदरवाइज सर्कल भी गुड। ओके ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया है, डिस्क बना। अब अगर एक बात बताओ, इस डिस्क को मैं पूरा ऊपर तक मूव कराऊं एच हाइट तक, तो एक जो वर्चुअल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्या वो सिलेंडर होगा? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, गुड। तो क्या वो एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा? यस सर। ओके, अब इमेजिन करो कि ये जो मैंने पेन बताया ना, खाली पेन के टिप को देखो, ये इमेजिन करो कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मैंने ओरिजिन से रो डिस्टेंस पे एक पॉइंट रख दिया, अब उस पॉइंट को इस रो के डिस्टेंस पे फिक्स रखते हुए जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, तो बनेगा एक सर्कल। उस सर्कल को अगर मैं एच हाइट के ऊपर खींचूं तो बनेगा एक स्फीयर, और स्फीयर का सॉरी सिलेंडर, और सिलेंडर कैसा होगा, हॉलो सिलेंडर। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर पूरा पूरा पेन लेके ट्रेस करोगे और ऊपर खींचोगे तो दैट इज सॉलिड सिलेंडर। इस पेन की बॉडी को एज्यूम मत करो, टिप को एज्यूम करो, टिप को ऐसे रोटेट करोगे तो एक बनेगा सर्कल, और सर्कल को वो ऊपर तक ले जाओगे एच हाइट तक रेफरेंस प्लेन से, तो बनेगा आपका एक हॉलो सिलेंडर। गुड। तो इसका मतलब बेटा मैंने क्या चीजें की इस पूरे स्टेप में, मैंने क्या 3 चीजें की हैं। पहला चीज, मैंने एक रो डिस्टेंस पे पॉइंट को रखा, या रो डिस्टेंस रो लेंथ की एक पेन रखी, यही तो मैंने किया। पहला स्टेप मेरा ये था ना, रो लेंथ।
Yes, sir. सेकंड स्टेप मेरा क्या था, इस जो रो लेंथ का जो डायमेंशन है इसे मैं जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, मतलब कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ 360 डिग्री का। यस सर। उसके बाद मैंने क्या किया, इस जो मेरा स्ट्रक्चर बन के आया उस स्ट्रक्चर को मैंने जेड एक्सिस के अलाउंग एच हाइट टू उठा दिया। तो एक्चुअल में मैंने 3 पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, 3 पैरामीटर्स पे ही मैंने इस सिलेंडर को सक्सेसफुली ट्रेस कर दिया। वो 3 पैरामीटर क्या थे, पहला था रो विच इज रेडियस, दूसरा था एंगल फाई, तीसरा था हाइट जेड। इसीलिए किसी सिलेंडर को अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमें 3 ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, रो फाई जेड। रो फाई जेड, रो मीन्स एक्सिस, फाई मीन्स एंगल एंड जेड इज हाइट। तो एक सिलेंडर ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन के आएगी जिसे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे रो फाई जेड। रो फाई जेड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको एक सेमी सिलेंडर मतलब समझ रहे हो, एक सिलेंडर का क्वार्टर सेक्शन, एक सिलेंडर का क्वार्टर सेक्शन आपको ट्रेस करना है। वो क्वार्टर सेक्शन खाली एक्स वाई मतलब एक्स वाई के बीच में क्वार्टर सेक्शन हो, जैसे ठीक है, आपको एक कैसा भी आप बताओ, आपको एक क्वार्टर सिलेंडर ट्रेस करना है, आप क्या करोगे जिसकी रेडियस रो हो और हाइट एच हो? सर फाई जो है इनको 90 90 डिग्री तक करेंगे, 90 डिग्री तक, 0 to 5, 0 to 90। 0 to 90, ओके। तो अगर मैं एक्स वाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग रो हाइट पे आऊंगा। इसके बाद इसको मैं रोटेट करूंगा जेड एक्सिस के अबाउट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऊपर उठा दिया मैंने जेड हाइट तक, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा बेटा वो आपका क्या होगा, नॉट सेमी क्वार्टर सेक्शन ऑफ सिलेंडर होगा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब अगर अब मैं इस डायग्राम में आता हूँ, अब फाइनली मैं इस डायग्राम में आता हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड। अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट ए को आप क्लासीफाई करो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। फिर इस देखोगे कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, जितना दूर है रो डिस्टेंस अवे है, तो दैट इज रो कोऑर्डिनेट। फिर देखो कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन को इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ, तो ये जो लेंथ होगी वो रो है, तो ये रो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये जो रो लेंथ का जो डायमेंशन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट इज फाई। अब आप देखोगे कि जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है, प्रोजेक्टेड पॉइंट पी और जो ओरिजिनल पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच में जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज जेड। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे रो फाई जेड। पॉजिटिव जेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन मान रहे हैं, तो इस रेफरेंस से पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस मूव किया है, इसलिए कोऑर्डिनेट है हमारे रो फाई जेड इस पॉइंट ए के। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे पॉइंट ए के लोकेशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको अगर हम आगे खींच दें, ये जो रो वाला डायमेंशन इसको आगे खींच के हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए रो, ठीक है। एक्स से प्रोजेक्टेड पॉइंट की तरफ जो आप मूव कर रहे हो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हो, तो ये एंगुलर डायरेक्शन जो होगी वो बोली जाएगी ए फाई। समझ में आया? ऐसे ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस से आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो दैट इज ए फाई। और जेड एक्सिस तो आपकी वही है हाइट, इस डायरेक्शन में ए जेड। समझ में आया कोऑर्डिनेट इसके सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए फाई ए रो ए फाई जेड, ए फाई एंगुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है फाइन। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें तो ए रो ए फाई ए जेड,
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आपको इस पॉइंट ए को लोकेट करना है, मतलब इस ओरिजिन से फाइन, दिस। अब आप सेम वही है, मैंने एक क्वार्टर सेक्शन खाली लिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो ओरिजिन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला, इन दोनों को मिलाने वाली this is point A, this is O. So can you find out unit vector OA? How can we write? Am I all? हाँ, सबसे पहले आप देखो रो डिस्टेंस, इस पूरे का रेडियस क्या है, रो है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं यूनिट वेक्टर ये, तो आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है ए रो है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल जा रहा है, ये पूरा एंगल दैट इज ए फाई, डू नॉट कंसीडर दिस वन, एंड ये पूरी हाइट जो है वो ए जेड है। तो इसका मतलब कहना है राइट, इट इज ए रो अलोंग द यूनिट वेक्टर ए रो प्लस कैपिटल ए फाई, ये एंगल में होगा, याद रखना, कैपिटल ए फाई जो होगा या तो डिग्री में होगा या तो रेडियन में होगा, ठीक है, अलोंग द ए फाई प्लस ए जेड अलोंग यूनिट वेक्टर ए जेड। कहना है राइट, लिख सकते हैं? यस सर। अब मैं पूछता हूँ कि आपको पॉइंट ए पे पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले आप ओरिजिन ओ से स्टार्ट करोगे, अलोंग द आपको अलोंग द रो एक्सिस, आपको अलोंग द रो एक्सिस एरो मूव करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, मैंने इस डायग्राम में जहाँ से पिक किया वहाँ पर एरो एक्सिस को कंसीडर कर लिया है एक्स एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कैसा भी लो। बस ये है कि आपको सबसे पहले एरो एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एरो के अलोंग आपको मूव करना पड़ेगा बाई एन अमाउंट कैपिटल एरो। मूव करोगे आप लोकेशन 1 पे पहुंचोगे यहाँ पर। अब लोकेशन 1 से आपको ए फाई के अलोंग मूव करना है बाई एन एंगल कैपिटल ए फाई। तो जैसे आप ऐसे मूव करोगे आप पहुंचोगे लोकेशन 2 पर। उसके बाद आप देखोगे कि यूनिट वेक्टर ए जेड, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कैपिटल ए जेड मूव करना है। जैसे मूव करोगे आप पॉइंट ए पे पहुंच जाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, अब मैं पूछता हूँ कि पॉइंट ए की डायरेक्शन, पॉइंट ए की डायरेक्शन मतलब कुछ नहीं बोला हो किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब यू नीड टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ओ ए। तो कैसे करोगे? आपने वेक्टर कैलकुलेट कर ही लिया, उसकी मॉडुलस वैल्यू से आप डिवाइड कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर ओ ए व्हिच इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर हो गया? सर थीटा मोस्टली रेडियन में ही होगा। रेडियन में क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको डिग्री या रेडियन दोनों में दे सकते हैं, लेकिन आप कन्वर्ट कर लोगे उसे रेडियन में। यस ठीक है? सर। क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको डिग्री में दे दिया गया ए 5 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स 5/6, तो आप उसे कन्वर्ट करोगे हमेशा, कभी डिग्री में लेके मत चलना, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। और रेडियन भी दे रखा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है? क्योंकि सर ये डिजिट वैल्यू है जो कि मतलब मेजरमेंट वैल्यू है, उसमें हम थीटा डिग्री में होगा तो कैसे ऐड करेंगे, वही तो। हाँ, तो जब भी आपको डिग्री में दिया जाएगा आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे पहले। ओके सर। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्लेन बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको देखो, इस प्लेन ऑफ कांस्टेंट z, इस प्लेन को, ये जो प्लेन है इसे हम कांस्टेंट z प्लेन बोलेंगे। कांस्टेंट z प्लेन क्यों बोलेंगे? इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे आप मूव कर जाओ, z कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा कि नहीं? यस सर। Is it okay to everyone? सभी को क्लियर है? Okay, so that is why this plane is called as constant z plane.
अब अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, इस प्लेन की, तो एक बात बताओ, इस प्लेन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस से, क्या वो कांस्टेंट है? चाहे मैं इस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर या यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, यहाँ कैलकुलेट करूँ, यहाँ कहीं भी मैं पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या वो फाई निकल के आएगा? यस सर। तो इस प्लेन को हम क्या कांस्टेंट फाई प्लेन बोल सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मैं इस प्लेन में आ जाऊं, इसमें इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे मूव कर जाओ, क्या उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है सेम रहेगी? नॉट ओरिजिन, सॉरी, जेड एक्सिस से। ये जो आर होता है ना आपका, ये जो रो होती है रेडियस, याद रखना कि सिलेंडर में जो रेडियस कैलकुलेट होती है उसके एक्सिस से होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ओरिजिन मानो कि यहाँ कोई पॉइंट ऑफ खींचोगे ये रेडियस होती है। रेडियस तो कैसे होती है, आपको इस एक्सिस के अबाउट ट्रेस करते हो ना रो डिस्टेंस से। तो एक बात बताओ, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट का अगर हम z एक्सिस से सेपरेशन कैलकुलेट करें तो क्या वो फिक्स होगी रो? यस सर। तो कैन आई से दिस इज द कांस्टेंट रो प्लेन? यस सर। ओके फाइन। सो इसका मतलब इसमें 3 कांस्टेंट प्लेन आते हैं, कांस्टेंट z प्लेन। कांस्टेंट z प्लेन कहने का मतलब z कोऑर्डिनेट खाली कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो रो कोऑर्डिनेट और फाई कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट इस प्लेन में। अगर मैं कांस्टेंट फाई प्लेन बोलता हूँ, इसका मतलब है इस प्लेन में जो एंगल फाई है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि बाकी के 2 कोऑर्डिनेट z और आपके रो वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगे। ठीक है, कैसे वेरी करेंगे? अगर पॉइंट यहाँ पर ले रहे हो तो उसका जो रो है और z है वो अलग होगा, यहाँ पर लेते हो तो उसका z हाइट और रो लेंथ अलग होगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम फाई एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब कांस्टेंट फाई प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के जो रो और z कोऑर्डिनेट है वो चेंज होंगे, लेकिन फाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। फाइन। इसी तरह से अगर मैं कांस्टेंट रो प्लेन बोलूं तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। चलो, एक पॉइंट मैंने ले लिया A यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया B यहाँ पर। तो अगर मैं A के करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन लूँ यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। हो सकता है फाई 1 हो जाए, और इसके लिए मूव करूँ पूरा तो 90 डिग्री। B वाला लोकेशन अगर आप देखो तो y एक्सिस पे 90 डिग्री। तो इसका मतलब फाई वेरी कर रहा है। दोनों की हाइट अलग अलग है रेफरेंस प्लेन एक्स वाई प्लेन से, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक्सिस कंसीडर करूँ तो ये दोनों सेम आर्क पे हैं जिसकी z एक्सिस से डिस्टेंस रो है। इसका मतलब रो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो मेरे z कोऑर्डिनेट है और जो मेरे फाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज होते रहेंगे। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। Okay, fine. So I think the class is about to complete. So in the next class, I will discuss the spherical coordinate system, and then I will give you the table. टेबल हमेशा माइंड में रखिएगा, बड़ा सा सिंपल सा टेबल है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको उस टेबल का। अदरवाइज जो बुक में जाओगे ना तो आपको लंबा चौड़ा डेरिवेशन है और कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल से उसमें ढेर सारा, मतलब आपको क्या होगा कि जैसे आपको डाइवर्जेंस कर्व ये सब लिखना है तो बुक्स में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंट कर्ल के अलग फॉर्मूले हैं, स्फेरिकल में अलग फॉर्मूले हैं, सिलेंड्रिकल में अलग फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूलों को याद रखने की बजाय आपको एक टेबल दूंगा मैं, उस टेबल को माइंड में रखोगे, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लिख सकते हो इसलिए डाइवर्जन और कर्ल को। ठीक है? ओके सर। Okay, so in the next class I will complete the spherical coordinate system. I will discuss curl and divergence. Okay, so this is all about today's class. So let me share the password.